हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बहुपद के वीवीआई क्वेश्चंस क्या होते हैं, और वो भी निचोड़, जहां से आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो आपको बहुपद से कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो ये मेरा जिम्मेवारी है। ठीक है ना। आपको वादा करते हैं हम कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है, बहुपद से सिर्फ। ठीक है ना। और रियल नंबर का भी हमने बना दिया है वीडियो, बारी बारी से सबका वीडियो बनाएंगे और आप देख लीजिएगा और जा करके एग्ज़ाम को तोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। तो पहले आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो को फुल, तभी आपको काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं। तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बनिएगा, जिससे कि हम आपको हर एक पॉइंट बढ़िया से सिखा सकें। इसमें 9 टॉपिक हमने लिया है और 9 टॉपिक से ही क्वेश्चन घुरा फिरा करके पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना। तो चलिए आप गौर से देखिएगा, आपको पूरा पूरा ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन 9 को दिया गया है वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। 9 क्वेश्चन सर सिर्फ देखने के लिए है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे। 9 तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि 9 को दिया गया है, मतलब इन 9 टाइप से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। अब इसी में कुछ क्वेश्चन अलग कर दिया जाता है, तो वो भी हम आपको अभी तुरंत बताएंगे यहीं पास। ठीक है ना। चलिए तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बनिएगा, अगर अच्छा लगे तभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक मार के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो आराम से शांति से देखिएगा, और कोई हड़बड़ाहट नहीं। अगर आपको जल्दी है तो आप अभी ही खसक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा और बिल्कुल जा करके टकरेगा वहाँ, और हमेशा पूछ जाते हैं वही क्वेश्चन आपको हम लिखे हैं। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं ना, जिसपे घात नहीं रहता है। देखिए आइए समझते हैं ध्यान से। तो आपको कहीं दिख रहा होगा इसमें बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, नहीं दिख रहा ना। चलिए देखिए दिखाते हैं हम। जैसे बिना घात वाला बहुपद 2x+3, ये वाले बहुपद का नाम क्या देते हैं हम लोग, है ना। तो आंसर में क्या लिखा गया है कि रैखिक बहुपद। बिना घात माने कि बिना घात का हो या फिर एक घात का हो। ठीक है ना। जिसके ऊपर कोई घात नहीं है उसके ऊपर एक घात रहता है। आपको पता होगा कि x की पावर कुछ नहीं है तो एक है यहाँ पास। ठीक है। तो आपको पता होगा कि बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद। आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि बिना घात वाले बहुपद का नाम क्या देते हैं हम लोग, तो रैखिक बहुपद नाम देते हैं। याद आई आपको समझ में। चलिए तो अब दूसरा को देख लेते हैं। घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं। अभी हमने तुरंत बताया कि जिसके ऊपर एको घात नहीं, उसके ऊपर एक घात रहता है, कम से कम दिखाया नहीं गया है लेकिन फिर भी उसके ऊपर रहता है। समझ रहे हैं। चलिए मतलब क्या कहा गया है कि घात एक वाले बहुपद, तो इसके x के ऊपर कुछ नहीं है पर एक जरूर है, एक जरूर है। आपको समझ में आ रही है। मतलब कि चार मान जितने होते हैं ना, a से लेकर के z तक, अगर हम बहुपद में ऐड उसको कर रहे हैं और करने के बाद में आपसे पूछा जाए कि क्या घात वाला है, ठीक है, तो एक घात आप बताइएगा। ठीक है। कुछ ना घात दिया हुआ है ना, तो आप कहिएगा कि इसके ऊपर एक घात है। समझ रहे हैं। तो उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, तो रैखिक बहुपद ही नाम देते हैं। क्या देते हैं, रैखिक बहुपद। आपको से दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं, और फिर घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो वही रैखिक बहुपद, है ना। समझ में आ गई बात है आपको। चलिए तो यहाँ से आपको 2 नंबर कवर होते हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरा की ओर। द्विघात, द्विघात लिखा गया है, द्विघात होगा, है ना। चलिए तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद आपने सुना होगा और देखा भी होगा, जाना भी होगा, जिसका अधिकतम घात 2 हो। जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे तो कहते हैं द्विघात समीकरण। समझिए ध्यान से। यहाँ पास हम चूज करेंगे तो यहाँ पास देखिए इसका अधिकतम घात 2 है, और y पे देखिए कितना घात है, 2। तो ये हो गया द्विघात। और बहुपद किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो मतलब देखिए बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है, माने LHS और RHS दोनों रहता है कुछ में, क्या समीकरण में। आपको पता होगा कि समीकरण में देखिएगा कुछ ना कुछ बराबर में रहेगा आपको, है कि नहीं। जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में देखिए कुछ ना कुछ बराबर में जरूर मिलता है हम लोग को। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पास देख रहे हैं बहुपद किसको कहते हैं, तो जिगरा में, सुनिए ध्यान से, जिगरा में बराबर के उधर कुछ ना रहे। समझ रहे बात, मतलब कि एक ही ओर रहे, मतलब एक ही पक्ष रहे। ठीक है। LHS पक्ष ही रहे और RHS पक्ष ना रहे, उसे ही तो बहुपद कहते हैं। समझ रहे बात। देखिए ये समय कहाँ है, RHS दिया गया है, बराबर को उधर कुछ दिया गया है, नहीं, यहाँ भी नहीं, कहीं नहीं। तो बहुपद उसी को कहते हैं जिसके बराबर में कुछ भी ना हो। अगर बराबर में आ गया कुछ तो उसको हम नाम देते हैं समीकरण। समझ में आ रहा है आपको बात। चलिए तो क्या बोला कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, मतलब द्विघात बहुपद जो होता है किस पे व्यवस्थित रहता है, बैठा हुआ रहता है, स्थित रहता है, ये चीजें। तो आपको देखिए ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पास आपको ये समझना है कि ए का क्या काम है, बी का क्या काम है और सी का क्या काम है। तो ए बी सी जो है ना अचर पद है। ए बी सी क्या है यहाँ पास? अचर पद है। देखिए ए बी सी अचर पद है। क्या है सर? अचर पद। अचर पद कहने का मतलब कि ए बी सी के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। मतलब गिनती के संख्याएं कुछ भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पास देख लीजिए ए बी सी डी के स्थान पर क्या है? ए एक्स स्क्वायर पहले का में है ना, तो ए एक की जगह पर क्या है? 2, तो यहाँ पास 2 आ जा रहा है। इसके बाद यहाँ पास क्या है? एक की जगह पर 4 है कि नहीं? इसमें देखिए आपको तीनों मिलेगा। ए एक्स स्क्वायर माने कि एक की जगह पर 4 प्लस बी एक्स माने कि बी का मान कितना 3 दिख रहा है, तो 3 हो जाएगा। अच्छा सी का मान कितना हो जाएगा? 4 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अचर पद इसको बोलते हैं। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है ना, जिसका मान हम लोग को कभी नहीं बदल सकते हैं उसे ही कहते हैं अचर पद। जैसे 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है कि ए बी सी के जगह पर आपको कोई भी संख्या दिया जा सकता है। अब आपको दिख रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं बल्कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर 0 कब होता है? तब बराबर 0 आपको समीकरण पूछे तब कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का होता है, तो आपको यही बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण बोले तब। लेकिन समीकरण ना बोले, बहुपद ना बोले, सॉरी बहुपद बोले तो आपको बराबर में कुछ भी नहीं देना है, बराबर लाना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए तो आप समझ गए होंगे। चलिए तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस इतना ही, ठीक है। चलिए तो ये भी आपको याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। जो बनाने वाली चीजें आपको हम बना के तुरंत सिखा देंगे आपको हम, ठीक है ना, कहीं जाना नहीं है, यहीं सिखाएंगे अब भी, है ना। चलिए इसके बाद में क्या दिखाया गया है कि 2x माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ, शून्य बेधड़े से पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसको भी ध्यान से आप देखिएगा, आ जाएगा आपको समझ में। तो शून्य का मतलब होता है बराबर में शून्य को देना, बराबर में शून्य को देना। आई तो 2x माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे, यानी कि शून्य कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? शून्य जैसे बोले आपको ना, तो बराबर में क्या देना है आपको? शून्य देना है, यानी कि 0 देना है, ठीक है ना। शून्य और सु से शून्य, है ना, सु से शून्य को सु से शून्य। अब इसका मान आप निकालने के लिए जाने होंगे कि 2x बराबर इधर आके 3 आ जाएगा प्लस में, है कि नहीं? आएगा ना? जी बिल्कुल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x का मान अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है कि 3 तो है ही है बराबर में, लेकिन 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर सटा हुआ है तो गुना में है, सटा हुआ तो गुना में 2 है, तो जो गुना में रहता है बराबर के इस साइड में उधर जा करके भागा में जाता है कि नहीं? बराबर को उधर भागा में चला जाता है। तो x बराबर क्या आ गया आपका आंसर? तो 3/2 आ गया। ये हो गया आपका शून्य। क्या हो गया? शून्य। और इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं जिससे आपको समझना है, ध्यान से आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या दिया गया है, और इस तरीके का तो खूब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। स्क्वायर वाले, आइए तो स्क्वायर का स्क्वायर रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पास, तो बराबर दे देंगे। और बराबर में क्या हो जाएगा? +5 उधर जाकर हो जाएगा, है ना। ये भी मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा देखिए, आइए। चलिए तो एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा? 5, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आता होगा, है ना। चलिए उसके बाद में क्या करना है, आपको पता होगा एक चीज, आपको बताते हैं अभी हम। चलिए देखिए, रूट और स्क्वायर जो है ना आपस में दुश्मनी का काम करता है, यानी कि अगर स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं, और रूट रहेगा तो स्क्वायर नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ रूट नहीं था, और यहाँ जैसे स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट चढ़ गया। मतलब स्क्वायर को हटाएंगे इधर से तो उधर जाकर रूट चढ़ेगा, और रूट को हटाएंगे इधर से तो यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। समझ में आ रहा बात? मतलब ये दोनों आपस में गोतनी का काम करता है, ठीक है ना। एक स्क्वायर और एक रूट दोनों आपस में गोतनी है, मतलब बड़की रहेगी तो छोटकी नहीं, छोटकी रहेगी तो बड़की नहीं। समझ रहे हैं? होता है ऐसा गाँव देहात में, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पास आपको एक बात समझना है, इसमें 2 आंसर आते हैं। रूट अगर आ गया अंडर रूट तो इसमें 2 आंसर आते हैं, एक प्लस वाले एक माइनस वाले। मतलब यहाँ पास 2 आंसर आपको दिख रहा होगा, एक तो प्लस में √5 और एक माइनस में √5। तो ये 2 आंसर कहे आ रहा है? तो द्विघात होवे के चलते जय घात वाला समीकरण या बहुपद रहेगा उतना उसका क्या निकलेगा? मान निकलेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए द्विघात था, इसलिए 2 आंसर आया इसका। बातें समझ में आई आपको? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। इसके बाद में क्या लिखा गया है कि x² बराबर 9। चलिए
एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो उधर जा करके 9 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर निकालोगे तो √9। देखो यहाँ जैसे स्क्वायर भागा तो रूट आ गया, बड़ी की भागी तो मंझली आ गई, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में एक्स बराबर निकालोगे तो +-3, क्यों कि 9 के वर्गमूल 3 होता है, एक प्लस में एक माइनस में। बातें समझ में आई? +-3 देने का मतलब एक प्लस में आंसर एक माइनस में आंसर। समझ में आ रही है आपको? घुस रहा है दिमाग में? घुसना चाहिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, हमको 4 टॉपिक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 5वां की ओर, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। हाँ ध्यान से देखना है, एक घात वाले के 1 शून्यक होते हैं, 2 घात वाले के 2 शून्यक होते हैं, और 3 घात वाले को 3 शून्यक होंगे, ठीक है ना। द्विक मतलब 2, त्रिक मतलब 3, और रैखिक मतलब 1। समझ रहे हैं बात? रैखिक मतलब 1, जो आपको हम ऊपर में ही बता दिए। रैखिक बहुपद माने एक घात वाला, एक घात वाला। द्विघात माने 2 घात वाला, द्विघात माने 2 घात वाला। और त्रिघात माने 3 घात वाला। क्या घात वाला? 3 घात वाला। समझ में आप? तो क्या बोला गया है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते थे? 3 शून्यक होगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घाती बहुपद का आलेख होता है कैसा? एक घाती बहुपद का आलेख कैसा होता है? जब आप 8-9 में पढ़ते होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपके सर ने इस तरीके से एक घात वाला कुछ समीकरण देते होंगे। समझ में आ रही है आपको? और देने के बाद में उसको खिंचवाते होंगे ग्राफ आपको, तो कैसा खींचता होगा? तो एक ही आपको खींचा जाता होगा। पहले एक ही डंडा खींचते थे हम लोग, याद है? आपको याद नहीं है तो हमको याद है, मतलब एक डंडा खींचा जाता था उस टाइम में जब हम लोग ग्राफ खींचते थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 चर वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? 2 चर वाले। उसमें लोग ग्राफ खींचते हैं तो 2 को खींचाता है ना। चलिए तो अब बताएंगे, वो भी हम आपको लेकर के आएंगे VBI ग्राफ, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए क्या बोला है कि त्रिघात बहुपद के तो हो गया, उसके बाद में एक घाती बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो एक घाती के हो जाता है सरल रेखा। क्या होता है? तो सरल रेखा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में कोई 2 रेखा जितने बिंदुओं पर काटेगा उसका उतना ही हल होगा। क्या लिखा गया है कि कोई 2 को रेखा होगा, जो एग्जाम्पल में आपको लिया गया है, देखिए ध्यान से। एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। अब ये दोनों रेखा जो है जितना बार वो रेखा को काटेगा एक दूसरे को, तो क्या बार काट रहा है? तो एक जगह पर काट रहा है, तो इसका शून्य क्या होगा सर? तो 1 होगा। क्या होगा? तो शून्यक भी 1 ही होगा। जब एक रेखा पर काटेगा तो शून्यक 1 होगा, और कोई ही नहीं काटेगा तो इसका शून्यक 0 होगा। और यहाँ पर देखिए, इस ऐसे देने का मतलब है कि दोनों जब घींचे हमने रेखवा तो एक ही पर गुजर गया, तो एक ही पर गुजर गया तो सब जगह सटल है, मैंने सब जगह काट रहा है, तो इसका अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है। तो ये बातें समझना है आपको गौर से। कोई 2 रेखा जितने बिंदुओं पर काटेगा उसको उतना ही उसका शून्यक होगा, यानी कि जितने बिंदु पर दोनों रेखा जो है टच करेगा उतना ही उसका क्या होगा? शून्यक होगा। तो आपको पता चला कि ये तिरछा काट रहा है, मैंने एक बिंदु पर काट रहा है तो शून्यक 1, यहाँ एक को बिंदु पर नहीं काटा तो शून्यक 0। यहाँ मिलने चल रहा है सब जगह, मतलब एक ही पर चल रहा है तो सब जगह मिल रहा है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते कि क्या गो शून्य किसका होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि अनेक हल होगा, माने कि बड़ी मनी होगा, ठीक है ना। कहा कि सब जगह मिल रहा है, आपको पता है ना। चलिए आइए ध्यान से आगे देखते हैं। और इसका यूज खास करके जानते हैं कहाँ है? विशेष 2 चर वाला में। 2 चर वाला में इसको यूज ज़्यादा है, तो चलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम 2 चर में विशेष चर्चा करेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जैसे द्विघात बहुपद का हमने देखा उसी तरीके से त्रिघात बहुपद को हमने देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ त्रिघात बोल रहा है तो अधिकतम घात 3 है कि नहीं, यहाँ द्विघात बोला था अधिकतम घात 2 था, है ना। समझ रहे हैं बात? चलिए त्रिघात में क्या हो जाएगा? वही एबीसीडी तो रहबे करेगा, लेकिन एक्स क्यूब रहेगा पहले, फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक्स, मतलब घटते जा रहा है नहीं। तो ऐसे बोलना एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, और समीकरण बोलेगा तो बराबर में 0, और बहुपद बोलेगा तो बराबर में कुछ हो नहीं, है कि नहीं। तो ये भी आपको याद कर लेना है, पहले एबीसीडी याद होगा, ठीक है। और त्रिघात बोल रहा था, पहले 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात फिर 1 घात ना। समझ रहे हैं बात? चलिए उसके बाद में हम लोग पहचानना है निम्नलिखित में बहुपद पहचानना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बेधड़ल्ले से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक। तो इसको भी समझना है। तो निम्नलिखित में बहुपद कौन कौन होगा? तो पहले 3 वो शर्त समझना होगा आपको। अगर ये 3 शर्त अगर जान गए हैं आप तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, जो आपको यहाँ दिखाया गया है। आइए देखिए ध्यान से,
क्या बोलता है, चार मान रूट के अंदर हो, चार मान रूट के अंदर हो तो बहुपद होने का शर्त नहीं है, बहुपद नहीं होगा, बहुपद ना होने का शर्त है ये, ठीक ना, बहुपद ना होने का ये शर्त लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो चार मान रूट के अंदर हो, यानी चार मान जो है माने कि ABCD के अक्षर जो है जेकर मान हमेशा बदलते रहता है, वो जो है चार मान रूट के अगर अंदर आ जाएगा तब वो बहुपद नहीं होगा। चेक करेंगे उसमें हम, किसमें, तो जो बहुपद दिया हुआ रहेगा आपको, अब उसमें चेक करना है कि चार मान जैसे रूट के अंदर तो ना नाल है, तो अंदर आ जाएगा तो नहीं होगा वो बहुपद, ठीक है। दूसरा कंडीशन, चार मान पर ऋणात्मक घात हो, माने माइनस वाला घात हो। देखेंगे हम कि ये जो बहुपद दिया गया है इसमें घात तो माइनस वाला तो ना है इस तरीके से, और चार मान पर माइनस वाला घात तो ना है, तभी वो बहुपद होगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन, दूसरा तो बता दिए हम कि चार मान पर ऋणात्मक घात हो, क्या, चार मान पर ऋणात्मक घात हो तभी वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। ना होने का शर्त है। आइए, चार मान पर, चार मान बटा के रूप में हो, अगर चार मान भी बटा के रूप में होगा ना तो वो बहुपद नहीं होगा। तो तीन कंडीशन चेक करना है, तीनों में से अगर कोई को ना मिले तभी कहना है कि बहुपद है, अगर तीनों में से कोई एक को मैच भी कर गया तो कहे कि बहुपद नहीं है। आइए देखते हैं ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस 2, इसमें देखिए तो कोई एक को रूल फॉलो कर रहा है, चार मान रूट के अंदर है इसमें, तो चार मान रूट के रूट है ये नहीं में, तो ये तो ठीक है, अभी तो ठीक है कि बहुपद है। चलिए, उसके बाद में चार मान पर ऋणात्मक घात हो, चार मान पर माइनस वाला घात है यहाँ पास, वाई पर प्लस घात है ना, मैंने कि दो खाली है तो प्लस वाला, ठीक है। तो ये भी अभी भी सही है ये, ठीक है, मैंने बहुपद है। चार मान बटा के रूप में हो, तो चार मान यहाँ पास बटा के रूप में है, तो जी नहीं, ये अलग चीज है, ये चौथा दिया गया, ये पहला है, तो ये होगा बहुपद, क्या होगा, बहुपद होगा। काहे कि इसमें से कोई और रूल जैसे फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो रूट के अंदर है चार मान, और ना तो चार मान पर ऋणात्मक घात है, और ना ही चार मान बटा के रूप में है। तो ये चीजें फॉलो अगर कर गया तो बहुपद नहीं होगा, अगर नहीं किया तो बहुपद होगा सर। आइए चलिए, इसमें देखिए चार मान रूट के अंदर आ गया है, तो चार मान रूट के अंदर अगर आ जाएगा तब वो बहुपद सर नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है आपको। चलिए, अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले चार मान रूट के अंदर, तो रूट के अंदर तो कोई नहीं है यहाँ पास, ठीक है। उसके बाद में चार मान पर ऋणात्मक घात, माने माइनस घात है कोई बार नहीं है। अच्छा, चार मान बटा के रूप में है कोई, देखिए तो इसमें चार मान कोई ना बटा के रूप में, माने ये होगा बहुपद, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे, इसमें देखिए रूट में कोई संख्या है, ABCD वाला, ABCD वाला कोई अंक है तो नहीं है, चलिए रूट में नहीं है। उसके बाद में चार मान पर ऋणात्मक घात, मैंने माइनस वाला घात देख लीजिए यहाँ पास है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास देख लेते हैं, तो पहला चार मान रूट के अंदर हो, तो रूट के अंदर है कोई तो नहीं है। अच्छा, चार मान पर ऋणात्मक घात है, मैंने माइनस वाला घात, तो जी नहीं है, माइनस वाला घात ये तो बाद में माइनस दिया गया है, ठीक है ना, ये पहले देखिए नहीं है तो अभी भी ठीक है ही। लेकिन चार मान बट्टा के रूप में हो, देखिए चार मान यहाँ बट्टा के रूप में आल है एक्स, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा सर, क्या होगा, नहीं होगा। आइए, ये आपको एग्जाम्पल में जो दिया गया है आपको पता करना है कि बहुपद होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, ये आप चेक करके बताइएगा। तो चलिए, आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक को ठोकिए और नहीं तो डिसलाइक ठोकिए, ठीक है। विशेष मिलते हैं अगले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं। अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे अगर छूट जाता है तो ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। मतलब कि निचोड़ जो होता है चैप्टर का वो चीज़ें हम आपको देने का काम करेंगे आज, और बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा है कि 7 ही टॉपिक दिया गया है, लेकिन 7 टॉपिक में हम कितना क्वेश्चन निकालेंगे ये कोई ठिकाना है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को पूरा एंड तक, यानी कि लास्ट तक, ठीक है ना, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक बढ़िया समझ में आ सके। अगर आप लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लास्ट तक बने रहिए और आपको हम बहुत बढ़िया से सिखा देंगे। सबसे पहले समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर के मतलब दो गो ABCD के अक्षर, दो गो ABCD के अक्षर, जैसे एक्स और वाई आपको दिख रहा होगा ये समीकरण में। इसी तरीके से ए भी हम दे सकते हैं, इसके पास में ए और बी भी दे सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ABCD के कोई भी अक्षर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। क्या समझे कि ABCD के कोई भी अक्षर आप दे सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, यानी कि दो गो, ठीक है। चार वाले
किसको बोलते हैं, तो एबीसीडी के अक्षर को बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। यानी कि दो चर बोल रहा है तो दो को चर होना चाहिए उसमें। और रैखिक समीकरण माने एक घात वाला समीकरण, ठीक है। रैखिक मतलब क्या होता है, एक घात वाला। जैसे अब देखिए एक्स को हम अगर लिखे तो एक्स के ऊपर कुछ नहीं तो हम दर्शा सकते हैं कि एक होता है, ठीक है ना, एक बिल्कुल होता है। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना तो उसके ऊपर में क्या रहता है, एक रहता है। घात मतलब एक सबके पास रहता है, ठीक है, चाहे दिखे या ना दिखे, समझ गए। तो दो चर माने कि दो को एबीसीडी के अक्षर, ठीक है। उसके बाद में रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब एक घात वाला, और समीकरण का मतलब क्या होता है, जेकर बराबर में कुछ ना कुछ हो। ये तो हम आपको अगले वीडियो में बता दिए हैं, है ना। चलिए, यानी कि LHS और RHS दोनों रहे तो अभी हम उसको कह सकते हैं कि समीकरण ये चीज है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 का समपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा तथा अद्वितीय हल होगा। चेक करेंगे हम लोग। और के का मान जो है ना बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, के का मान, पी का मान, ए का मान, ऐसे करके बहुत पूछ दिया जाता है। मतलब देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पास के डाल दिया है तो के का मान पूछ रहा है, यहाँ पास अगर पी डालेगा तो पी का मान पूछेगा, अगर यहाँ पास ए डालेगा तो ए का मान पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पास अगर पी डाल देगा तो यहाँ पी लिखेगा कि पी के किस मान के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बोला है समपाती होगा, तो समपाती के शर्त आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो अभी याद करवाते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से समझेंगे हम लोग ये चीज़ें जो लिखा गया है, इसे समझेंगे समपाती किसका होगा, समांतर किसका होगा और प्रतिच्छेदी किसका होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से देखना है, संपाति की बात है ना, संपाति के मतलब अनेक हल वाली बातें बोल रही है ना। चलिए पहले छाट लेते हैं इसमें हम लोग, A1 A2 B1 B2 का मान छाट लेंगे। चलिए देखिए, A1 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, समीकरण एक में से x के जगह वाला एक, B1 का मान क्या हो जाएगा 2, C1 का मान क्या हो जाएगा 7, A2 का मान क्या हो जाएगा, तो दूसरा समीकरण से x के जगह पर जो है, माने कि x के बगल में जो है x के गुणांक उसको ले लेंगे 2। इसके पास में B2 का मान कितना है, तो यहाँ पास देखिए y के अलावा k है तो k लिखेंगे, ठीक है। C2 का मान क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। देखिए, समीकरण फर्स्ट में से सब 1 1 का मान होगा, ठीक है। यानी कि A1 B1 C बनता है, A के मान पहले का वाला में से निकलेगा, B के मान दूसरा का में से और C के मान तीसरा का में से निकलेगा। उस तरीके से A2 B2 C2 A2 B2 C2 इसमें से, माने कि x और y के अलावा दो चर जो दिख रहा है ना आपको x y, उसके अलावा आपको जो दिख रहा है पहले का में है तो पहले तो A आता है तब ना B आता है, दूसरे का में हो जाएगा B का मान, ठीक है ना। चलिए, तो छाटने माना आ गया होगा। अब शर्त समझते हैं अनंत का, किसका, संपाति की बात है तो संपाति होता है ना जिसका अनेक हल होता है, यानी कि अनंत हल। देखिए ध्यान से, तो क्या होता है ना, शर्त होता है संपाति के लिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यही इसका क्या है, संपाति होने का शर्त है। कि संपाति कब होगा, जब तीनों आपस में क्या होंगे, तीनों भिन्न आपस में बराबर हो जाएंगे तभी वो संपाति हो सकता है। तो देखिए A1 का मान क्या है सर, तो इसके पास से A1 का मान हम लिखें, देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। A2 का मान क्या है, तो 2 है, बराबर का बराबर। B1 के मान 2 ही है, B2 के मान देख लीजिए k है, C1 का मान कितना है, तो 7, C2 का मान 14। समझ रहे हैं बात, मतलब कि देखिए 1/2 2/k और 7/14, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सब बराबर की शर्त है तभी यहाँ पास दिखाएगा नहीं आपको, लेकिन निकलेगा ना और वो पता चलेगा कि हाँ सही है, सब बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब क्या होता है ना कि एक तो ये दोनों बढ़ जाएगा आपस में, एक दो ये दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे 1/2 = 2/k 1 हो जाएगा, यहीं से आपको आंसर आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो चलिए के में 1 से गुणा करोगे के, और 2 दूना गुणा कर लोगे 4, क्या हो जाएगा, तो के किस मान के लिए, तो के 4 मान के लिए इस समीकरण का जो है से संपाति हल होगा। संपाति क्या होगा, संपाति यानी कि अनेक हल होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हम एक तरीका और इसको बता दे रहे हैं आपको, छाप लीजिएगा आप लोग। तो दूसरा ये भी कर सकते हैं कि 2/k = 7/14, तो 7/14 को आप काट सकते हैं, 7 दूना 14, यानी 2/k = 1/2 हो जाएगा। पहले आंसर हो जाएगा कुछ ही कि k में 1 से गुना करोगे k, और 2 दूना
4 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए दोनों जगह सेम आंसर आया कि नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सब इसमें क्या है, आपस में बराबर हो जाते हैं। संपाती के बात ही होता है, तो आपको कहना है कि सब बराबर रहेगा। जिसका हल जो होगा ना, हल क्या होगा, संपाती के लिए हल कितना होता है, तो अनेक हल कह सकते हैं या अनंत हल, अनेक हल या अनंत हल कह सकते हैं। ठीक है ना, जिसका तो संपाती ये निकला है। ठीक है, दूसरा में बोला है समांतर होगा, तो समांतर के लिए शर्त जानते हैं क्या होता है, कुछ नहीं, बस ध्यान से देखिएगा। समांतर कब होगा, जब आपको पता है कि दो को रेखा जैसे एक दूसरे के बीच की दूरी कभी ना कम सके ना बढ़ सके। ठीक है ना, इसको कहते हैं समानांतर रेखा। ठीक है, बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा, उसको कहते हैं समानांतर दो रेखाएं। ठीक, चलिए, तो इसमें क्या होता है, शर्त आप लोग याद किए होंगे कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये बराबर नहीं होते, मतलब यहाँ आके कट जाता है। किसके लिए बता रहे हैं, तो समांतर के लिए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हम किए, तो के कौन मान आ गया, तो के मान 4 आ गया। तो ये भी सेम टू सेम आप कह सकते हैं कि के मान 4 के लिए भी जो होगा समांतर हल के लिए क्या हो, समांतर कब होगा, तो जब होकर हल कितना होगा, 4 के मान, कौन मान के लिए, 4 के 4 मान के लिए ही समांतर हल भी होगा। ठीक है, लेकिन प्रतिच्छेदी की बात है, क्या बात है, प्रतिच्छेदी, तो आपको समीकरण दूसरा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास दिक्कत हो जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे से। प्रतिच्छेदी का क्या होता है शर्त ना, कि a1/a2 और ना बराबर b1/b2। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी के लिए ये होता है कि मतलब a1/a2 और ना बराबर b1/b2 होगा, तो आपको ये समीकरण में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, x का x रहने दीजिए, प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, उसके बाद में 2 है तो 2x लिख सकते हैं आप, उसके बाद में यहाँ 3y कर लीजिए और यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं आप 4। ठीक है ना, तो इससे जो निकलेगा देखिए बताते हैं, 1/2 हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, और ना बराबर कोची, और आगे c1/c2 होता है, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, है ना। b1/b2 यानी कि 2/3 और बराबर c1/c2 मैंने 7/4। तो यहाँ पास ये समीकरण जो है ना, इसमें फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, तो अगर ये दोनों हम बराबर करेंगे, तो यहाँ पास आपको सॉरी, यहाँ पास के था ना, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पास के था, क्या था, के था, तो के रख देंगे, के मान पूछ रहा है इसलिए। आइए तो क्या कर लेंगे, हल कीजिए यहाँ पास, तो के में 7 से करेंगे तो 7 के हो जाएगा, और 4 दूना 8, यानी कि के बराबर निकालोगे तो 8/7 हो जाएगा। तो यहाँ पास कह सकते हैं कि के 8/7 मान के लिए इस समीकरण का जो हल होगा एगो होगा, और एगो हल होगा, वो भी एक हल किसका होता है, तो प्रतिच्छेदी का होता है। ठीक है, अद्वितीय हल के मतलब ये होता है एक ही हल, अद्वितीय हल होगा मतलब एक ही हल होगा। ठीक है, चलिए, मतलब पहले का बार में जो कटेगा ना, देखिए ध्यान समझा देते हैं आपको ये चीजें, आपको यहाँ समझा देंगे दूसरा बार में। आइए दूसरा का समझाते हैं, क्या बोला है, a1/a2 और नहीं बराबर, माने कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये चीजें समझना है आपको। तो ये सब पहले का बार में अगर कट गया बराबर, तो कहेंगे कि इसका हल संगत होगा, और संगत असंगत की बात है ना यहाँ पास, तो समझ लीजिए। पहले संगत बता देते हैं आपको, तो संगत कब होता है, जब किसी का हल होता है। ठीक है, जब हल होगा तभी संगत होगा, तो हल होता है, संगत होता है, संगत होता है, पहचानना है। तो हल वाला क्या कहलाएगा, तो संगत। यहाँ पास हमको मिलेगा, पहले का काटेगा, पहले का बार में कटता है, तो एक हल होता है, तो एक हल हुआ तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये तो आप समझा, हम तो समझा ही दिए कि अगर एक हल होगा या फिर अनेक हल हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद में का हल बोल रहा था ना, संगत असंगत, तो आप पहचान लिए कि अगर एक हल होगा तो भी संगत, अनेक हल होगा तो भी संगत। ये दो स्थिति ऐसा है जिसमें समीकरण का हल जो होता है संगत होता है। चलिए, उसके बाद में हम क्या समझाने के लिए छोड़ रहे थे, हाँ ये चीजें, मतलब पहला बार में कटेगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी, जिसका एक हल होगा, जो अभी हमने बताया, और संगत होगा। एक हल हो रहा, हल हो रहा तो संगत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ अगर कट गया, ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन यहाँ कट गया, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, यानी कि असंगत हो जाएगा, कोई हल ना होता तो मतलब असंगत। ठीक है, अच्छा, अब अगर सब बराबर, तो ये स्थिति आपको हम बताया अभी तुरंत ऊपर में, है ना, सब अगर बराबर हो जाएगा तो अनेक हल, यानी कि अनंत हल भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे, ये सब याद करने वाली चीजें हैं जो आपको एग्जाम में साफ साफ इसी तरीके से साफ साफ पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, हम ऑप्शन ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस जो चीज़ें सटीक चीज़ें हैं वो चीज़ खाली ऑप्शन हम ले लिए हैं, आपको चूज करना है। आइए, अद्वितीय हल वाला युगे
पद समीकरण, रैखिक समीकरण क्या कहता कहलाता है? क्या बोल रहा है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब अभी तुरंत हम बताएं कि एक हल होता है। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है? एक हल। तो एक हल वाला युगपद रैखिक समीकरण, यानी कि युगपद क्या, यही एक अद्वितीय हल यानी कि एक हल वाला है ना, एक हल वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जब हम उसको हम बनाएंगे तो उसका आंसर जो आएगा क्या आएगा? संगत। जो हम अभी तुरंत आपको बता के निकले कि अगर एक हल होगा तो वो संगत होगा, हल होगा तो संगत हो जाएगा, हल ना होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत। तो यहाँ सब अद्वितीय हल बोल रहा था। अद्वितीय माने एक हल वाला युगपद रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा? तो संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत। आगे, रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा, प्रतिच्छेदी, समांतर। तो आपको आंसर देना है सरल रेखा। इसका आंसर हो गया संगत, कट जाएगा। और ये हो गया कुछ ही तो सरल रेखा में हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। क्या बोला है कि रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो सरल रेखा में होता है। अच्छा, आप कभी पढ़े होंगे, चाहे आप ग्राफ ही इसे बनाए होंगे तो आपको दो गो रेखा खींचा गया होगा, है ना। ग्राफ में दो गो रेखा खींचाता है, लेकिन आप 9th 8th में पढ़ते होंगे तो एक ही रेखा से काम चलता होगा, माने एक समीकरण मिलवे करता था, तो है ना। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, एक ऐसे खींचा जाता है, माने ग्राफ जैसे ये ग्राफ का फिगर है, और कोई कभी कभी देखते होंगे कि ऐसा स्थिति मतलब कि दो गो रेखा से मिल करके एक कटान बिंदु बनता था, ठीक है ना। तो ये चीजें समझना है थोड़ा सा। तो यही सरल रेखा में ये जो जा रहा है, ये सरल रेखा है कि नहीं है, ये चीजें पूछ रहा है। ये जो रेखा है क्या है? सरल रेखा है, ये चीज है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का आरेख कैसा होता है? तो सरल रेखा में होता है या सरल रेखीय होता है, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद में आश्रित समीकरण युग्म का हल। आश्रित समीकरण युग्म का हल जो होता है अनंत होता है, ठीक। आश्रित का मतलब क्या होता है? अनंत हल। आश्रित समीकरण युग्म का हल कितना होगा? तो अनेक हल होगा, जो आपको हम ऊपर में ही बता दिए हैं, ठीक है। जो आश्रित रहेगा उसका हल क्या होगा? अनेक हल होगा, ठीक है। चलिए, आश्रित तो आप किसी भी रह सकते हैं, इसलिए अनेक कह सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद में लिखा गया है कि संगत समीकरण युग्म का हल क्या होता है? संगत का क्या होता है? एक हल होता है, अनंत हल होता है, दोनों लिखा गया है, एक तथा अनंत दोनों होता है, अनंत होता है। लिख लीजिए, क्या कर सकते हैं कि एक तथा अनंत दोनों होता है। हम तुरंत बता के निकले थे ना कि संगत समीकरण का जो हल होगा, चाहे तो एक होगा चाहे तो अनेक होगा, और अनेक में तो आ ही जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं। तो एक बोलेंगे या फिर अनेक बोलेंगे, कब? जब संगत की बात आवे। तो अनेक हल भी रहेगा तो संगत ही होगा, एक हल भी रहेगा तो संगत ही होगा, ठीक। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसको क्या कहते हैं? असंगत। अगर कोई हल ही नहीं है उसको क्या कहते हैं? असंगत, ये ठीक है। तो बातें समझ में आई। तो ये चीजें अगर आपको याद रहता है तभी आप ऑब्जेक्टिव में पूरा पूरा चीजें, माने कि पूरा पूरा फॉर्मूला से अगर याद रहे या फिर कॉन्सेप्ट आपको याद रहे ऑब्जेक्टिव में, तभी आप पूरा पूरा नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो चलिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।